हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने खूबसूरत प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज बारी है रोटेशनल मोशन की। एक छोटा सा टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन और एक और छोटा टॉपिक है पुली प्रॉब्लम। ये लेकर हम आपके साथ आ रहे हैं। आज दो ही चीजें डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई नई चीज हम उठाएंगे, अन्यथा इन दो चीजों पे आज का लेक्चर कंक्लूड होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है समझते हैं। पहले आप समझे कि रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन या गायरेडियस ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसा डिफाइन की जाती है एज द रेडियल डिस्टेंस। रेडियल का मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, axis of rotation से perpendicular distance to a point which would have a moment of inertia as the same as the body's actual distribution of mass if the total mass of the body were concentrated there। इसका मतलब कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट तुम इसके छोटे छोटे मासेस डिफाइन करोगे, m1, m2, m3, m4 इस तरह से, और तुम ये पाओगे कि r1 दूरी पर कोई बॉडी है, r2 दूरी पर कोई बॉडी है, r3 दूरी पर कोई बॉडी है, r4 दूरी पर कोई बॉडी है, r5 पर कोई है, और इन सबका टोटल निकालकर जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कि जो कि रियल होगा, एक्चुअल होगा, रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी ये दिया गया। इसकी बजाय अगर ऐसा कर दिया जाता कि सारे के सारे मास को एज्यूम किया जाता कि यहाँ पर लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है सारा का सारा मास m, ये दूरी कुछ बनती जिसको हम बोल रहे हैं लेट्स से k, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलता बेटा, mk²। ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस पॉइंट का है वो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आता है। यानी k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √i net होल डिवाइडेड बाय m। कुल मिला के ये जो एक इमेजिनरी डिस्टेंस निकली ये निकली गायरेडियस। मतलब ये है कि आप किसी बॉडी का किसी गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद एक काम ये करें कि इस पूरी बॉडी का किसी पॉइंट पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लें, और वो इससे किसी रेडियल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट मास का जहां पर पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हमने अज्यूम कर रखा है, उसका k दूरी पर रखे होने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। और ऐसी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, और यहाँ के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला I net अपॉन m आता है। एक बढ़िया सा डायग्राम दिखा देते हैं आपको। देख, जो डायग्राम मैंने बनाया, SPQ लाइन के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है, ग्रीन कलर की बॉडी है हमारी, तो हमने कोई मास m1 लिया r1 दूरी पर और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे भूलेंगे नहीं, r2, r3, r4, rn सारे पार्टिकल्स को मिला लिया गया, तो हमारे पास कहानी आई सिग्मा mi ri², ये बन गया आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I net आप लिख दें इससे, और अब यहीं से कहानी की शुरुआत होगी और कहा जाएगा कि मान लिया जाए कि सारा का सारा मास इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है बेटा हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी k डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट क्या निकलने वाला है, वो निकलने वाला है टोटल mk² ऐसे। और फिर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं वो बेटा इक्वल है। और हम ये कह नहीं रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि उतनी दूरी पर सारा का सारा मास कंसंट्रेट करवाना है सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस हाइपोथेटिकल पॉइंट मास वुड बी सेम। तो इसका मतलब अगर I net या सो कॉल्ड जो I रियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोनों बराबर हो गए, तो आप ऐसा कह रहे होंगे कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk²। वही डेरिवेशन में दोबारा लिख दे रहा हूं आपके लिए क्योंकि डायग्राम बदल गया है, उसलिए फिर से वही लिखना है।
और ये कहलाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। जेई के कंसेप्ट के हिसाब से तो ठीक ठाक इस्तेमाल है इसका, नीट के हिसाब से इस्तेमाल है, बोर्ड में ऐसा जिसकी डेफिनेशन से ज्यादा कुछ और नहीं आता है, तो उसमें परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं। फिलहाल इसको निपटाते हैं सारे पार्ट, और हो तो गया ये जो नई चीज है दैट इज पुली प्रॉब्लम। तो हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, पुली प्रॉब्लम। क्या होती है ये पुली? आपने अभी तक न्यूटन्स लॉज वाले चैप्टर में जो पुलीस पढ़ी है, उन पुलीस का एक प्रॉब्लम है। तो पुली में बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पुली में फ्रिक्शन नहीं है, तो जब रस्सी उसके ऊपर स्लाइड करती है तो रस्सी ग्लाइड कर रही है पर पुली घूम नहीं रही है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। रोटेशनल मोशन में हम पुली को घूमता हुआ मानेंगे, और पुली घूमेगी तो उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो चलो आप देखो पुली बना लेते हैं। देखो ये पुली है, ठीक, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, लेट्स से इस तरह से, और आप इसे यहाँ पर किसी एक ब्लॉक से बांध चुके हैं, और यहाँ भी आप दूसरे ब्लॉक से बांध चुके हैं। आप देखेंगे तो इसे आप लिख दें M1 और इसे आप लिख दें M2। पुली यहाँ से बंधी हुई, मूवेबल नहीं ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, बस पुली का केस समझाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये जुड़ गया, और पुली को यहाँ से कहीं से हिंज कर दीजिए ताकि ये घूमे ना। अब पुली जो है वो फ्रिक्शन लेस भी नहीं है और मासलेस भी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें, फ्रिक्शन लेस भी नहीं है और मासलेस भी नहीं है। तो देखिए कौन सा, अगर हम मान लेते हैं कि M2 बड़ा है तो लॉजिकली ये नीचे आ रहा होगा किसी A एक्सेलरेशन से, और क्योंकि ये सब बंधा हुआ ही है तो ये भी A एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा होगा। हम नीचे इसका वेट कुछ काम करता हुआ मान लेते हैं, लेट्स से जो वेट काम कर रहा है वो M2G, और यहाँ पर जो वेट काम कर रहा है बेटा वो M1G है। यहाँ पर देखोगे तो टेंशन T2 दिखाई देगी, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो T1 दिखाई देगी। T1 T2 क्यों दिखाई देंगे सर? एक ही रस्सी है तो ये अलग अलग टेंशन क्यों लग दी? न्यूटन्स लॉस में तो ये सिखाया जाता था कि जब रस्सी रोल ओवर हो रही है तो उसमें टेंशन बदलेगी नहीं। सुने, रोल ओवर हो रही है पर क्लैंपिंग ना हो तो टेंशन नहीं बदलती, यहाँ क्लैंपिंग हो गई है। अगर तुम पुली में देखोगे तो पुली में प्रोवाइडेड है कि फ्रिक्शन इज नॉट जीरो इन पुली। पुली के केस में इस बार फ्रिक्शन जीरो नहीं है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन है। तो स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन है तो जरा एक डायग्राम मैं दोबारा पुली का बना के आपको दिखाता हूं, ठीक, देखना। थोड़ा दूर करते हैं इस बार अपने धागे को, ठीक, ये दूर नहीं, बस मैं आपको जानबूझकर थोड़ा सा दूर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस बात का आपको अंदाजा लगे कि एक्चुअली फ्रिक्शन काम कैसे कर रहा है। इस तरह से अब देखना बच्चों, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं, गौर से देखना। क्या ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है? जी हाँ। क्या ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है? जी हाँ। यानी ये पुली ऐसे चल रही है, ऐसे घूम रहा है, हाँ। और अगर दोनों साथ में घूम रहे हैं तो पुली भी ऐसे घूम रही है, जवाब है हाँ। और अगर फ्रिक्शन है, दूसरे को चला रहे हैं तो फ्रिक्शन तो रोकना चाहेगा, तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कैसे काम करेगा उस बात को बहुत गौर से देखना बच्चों। अगर ये रस्सी आगे आ रही है तो रस्सी पर फ्रिक्शन जो है वो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में पीछे 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 और पीछे काम करेगा, और पुली पर आगे और आगे और आगे और आगे काम करेगा। फ्रिक्शन की डिमांड ये है कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो जाए, तो रिलेटिव स्लिपिंग ना हो जाए इसके लिए फ्रिक्शन ये कोशिश कर सकता है कि या तो हमारी पुली चलने लग जाए और या तो हमारी स्ट्रिंग रुक जाए। तो दोनों ही केस में आप देखें कि पुली को चलाने का काम फ्रिक्शन कर रहा है और स्ट्रिंग को रोकने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। अगर पुली पर फ्रिक्शन F लग रहा है तो इतना ही फ्रिक्शन पुली पर भी लग रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब क्योंकि पुली मासलेस नहीं है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही सही, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लेते हैं। वैसे तो mr²/2 डिस्क है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली I लिख दिया काम। अब आप बहुत गौर से देखना बच्चा,
कितना टॉर्क हमारे पुली पर आ रहा है। पुली पर अगर फ्रिक्शन है बेटा F, तो फ्रिक्शन तो हमेशा टेंजेंट है ना, फ्रिक्शन तो हमेशा टेंजेंट, तो सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी अगर देखोगे तो वो तो रेडियस के बराबर निकलेगी। तो F इंटू आर रेडियस ऑफ पुली, ये टॉर्क है बेटा हमारे पास। क्लियर है मेरी बात? टॉर्क का मतलब होता है मेरे बच्चे आई अल्फा, तो आप लिखेंगे आई इंटू अल्फा। तो ये रहा हमारे पास F इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, ये रही इसकी इक्वेशन। तो आप इसकी इक्वेशन इधर लिख लीजिए। अब बात आती है अल्फा की कि सर अल्फा क्या है वो पता चले। ठीक है, देखते हैं अल्फा की बात। सबसे पहले इनकी इक्वेशन लिख लो। देखो ये नीचे आ रहा है, तो आपके लिए एक इक्वेशन बनेगी बेटा m2g माइनस t2 बराबर m2a। उसके बाद उधर देखो तो तुम लिखोगे t1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। देखो बच्चा, तुम्हारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है t1, एक वेरिएबल है t2, एक वेरिएबल है a। तुम्हें तीन इक्वेशंस चाहिए, और उन तीन इक्वेशंस का मतलब हुआ कि तुम्हें एक तीसरी थर्ड इक्वेशन चाहिए थी। तुम थर्ड इक्वेशन f इक्वल टू i अल्फा निकालना है। पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि तुम जैसे ही थर्ड इक्वेशन लाए वहां पे अल्फा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और दूसरा कि f भी कर रहा है। ना तुम्हें फ्रिक्शन की जानकारी है, ना तुम्हें अल्फा की जानकारी है, यानी तुम्हें दो इक्वेशंस और लग जाएंगी। तो चलो दो इक्वेशंस और बनाते हैं, देखो कैसे बनेगी। देखना गौर से, मैं इस पार्ट की बातें करता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, एक स्ट्रिंग का है और एक पुली का है। एक बात तो तय है कि अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो लॉजिकली इसका भी एक्सेलरेशन A ही होना चाहिए, ताकि ये एंश्योर हो पाए कि दोनों एक साथ चल रहे थे, स्लिप नहीं कर रहे थे, प्योर रोलिंग हो रही थी, प्योर रोलिंग थी, स्लिपिंग नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब A और B का सब कुछ सेम है। तो एक्सेलरेशन A की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों, अगर तुम उसे लिखोगे तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन तुम देख रहे हो अल्फा है और रेडियस r है, तो हमारे लिए A इक्वल टू आर अल्फा होगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? A अपॉन r होगी। तो आपने A अपॉन r लिख लिया अल्फा। इसको पुट करो जरा, इस इक्वेशन फर्स्ट बोलो। तो फ्रॉम 1 फ्रिक्शन इनटू रेडियस इक्वल टू I इनटू A अपॉन r, ये बना, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। कहानी खत्म, ऐसा आ जाओ। समझ आती है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान है। अब देखिए आपके पास क्या क्या सीन है। आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, ये और ये, और इसके बाद आपके पास तीन वेरिएबल 1 2 3 और फ्रिक्शन 4, फ्रिक्शन भी आ गया। अब फ्रिक्शन का क्या करें? अब फ्रिक्शन का क्या करें? तो एक काम करें, काम ये करें कि पुली की बातें करें और पुली के साथ स्ट्रिंग की बातें करें। जरा स्ट्रिंग के बारे में सोचो। स्ट्रिंग को नीचे क्या यहाँ पर T2 खींच रही है? जी हाँ, T2 खींच रही है। स्ट्रिंग को क्या नीचे यहाँ T1 खींच रही है? जी हाँ। क्या स्ट्रिंग ऐसे गोल गोल घूम जा रही है? जी हाँ। इसका कोई एक्सेलरेशन एंगुलर है? पुली के केस में अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे T2 जीत रहा है, T1 हार रहा है। क्लियर है मेरी बात? और T2 का टॉर्क कैसे घुमा रहा है और T1 का टॉर्क कैसे ऐसे घुमा रहा है? देखो T2 का टॉर्क कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, और T1 का टॉर्क इसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और तुम जानते हो कि घूमकर तो क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब T1 का टॉर्क जीत रहा है। तो T2 का टॉर्क जीत रहा है, T2 माइनस T1 करो तो नेट फोर्स आ गई, और इनटू R करो तो नेट टॉर्क आ गया। नेट टॉर्क की वैल्यू होगी बेटा I अल्फा, अल्फा की जगह लिख सकते हो A अपॉन R। तो आप लिख सकते हो T2 माइनस T1 इक्वल टू I इंटू A अपॉन R स्क्वायर। ये बचा आपके पास फॉर्मूला। आप इन दो इक्वेशंस को जरा कंपेयर करो, तो कंपेयर करके आप निकालोगे कि T2 माइनस T1 ही तुम्हारा फ्रिक्शन है। और कारण भी इस फ्रिक्शन के होने का कि अगर फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं लगा कि T1 और T2 के फोर्स के बराबर हो तो स्लिपिंग होने लग जाएगी। और फ्रिक्शन यही चाहता है कि या तो रुके रहें या तो साथ साथ घूमें। तो जितना एक्स्ट्रा टेंशन यहाँ जनरेट हुई इसके मुकाबले में, वो सारी किसने प्रोवाइड करी? इस फ्रिक्शन ने प्रोवाइड करी। तो लॉजिकली आप कौन सी इक्वेशंस लिख रहे हैं गौर से देखिए। इस तरह की पुली प्रॉब्लम जहां पर पुली का मास होता है वहां पर ब्लॉक की ट्रांसलेशन मोशन की काइनेमेटिक इक्वेशन या सॉरी फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले ये फोर्स इक्वेशन लिखी, फिर भाई साहब की फोर्स इक्वेशन लिखी, फिर हम लोगों ने क्या किया, पुली के लिए लिख दिया F R इक्वल टू I अल्फा, लॉजिकली टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगा दिया। फ्रिक्शन का टॉर्क है उसमें।
अल्फा की वैल्यू हमने कंस्ट्रेंट से निकाल ली कि a अपॉन r होता है, अल्फा की वैल्यू को वहां डाल दिया, वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा यार पुली पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक टेंशन 2 एक टेंशन 1, फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गई पुली और स्ट्रिंग दोनों के केस के लिए, तो T2 T1 इज द नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r बन गया टोटल टॉर्क बराबर I अल्फा, I अल्फा लगा दिया सर। और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ गया। अब आपके पास कितनी इक्वेशन है गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 कितने इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। आपसे टेंशन T1 पूछे, T2 पूछे, व्हाटएवर जो भी पूछे आप निकाल लेंगे, जवाब यहाँ निकाल लेंगे। और अगर आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि पुली की कैसी भी प्रॉब्लम आए आपसे बन जाएगी और बननी चाहिए। चलो एक सवाल इसका कराता हूँ आपको, सस्ते सवाल होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, आराम से हो जाएंगे। देखो देखो भैया ये यहां पर पुली लगा देते हैं, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, यहां पर भी ब्लॉक लगा देते हैं, दोनों को स्ट्रिंग से रस्सी से बांध देते हैं। ओहो पुली बड़ी है, ब्लॉक छोटे बनाए हैं तो ब्लॉक बड़े बना लेते हैं। चलो भाई गेंडो आ जाओ, बड़े बड़े ब्लॉक बना दिए भाई। चलो देखो ये लगा दिया हमने, और अब इसे कहा कि ये 5 किलोग्राम्स का है और इसे कहा कि ये 10 किलोग्राम्स का है, और ये कह दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं, ये एंगल बेटा 37 है और ये एंगल बेटा 53 है, और ये कहा कि जो पुली है वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है और पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 6 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर है और फ्रिक्शन है पुली में। इस बार ये न्यूटन्स लॉज वाली पुली नहीं है कि यहाँ फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन अवेलेबल है पुली में। तो बताइए कि क्या सीन होने वाला है। तो चलो फ्रिक्शन अवेलेबल है तो फ्रिक्शन की कहानी पढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर तुम देखो तो 10 किलोग्राम नीचे आने ही वाला है, तो लॉजिकली इसका नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन रहेगा, इस पर देखो तो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन रहेगा, और पुली क्योंकि घूमने वाली है तो उसको घूमने का एक्सेलरेशन अल्फा रहेगा। पुली घूम रही है, चल नहीं रही है, चीजें स्लाइड नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने इसकी रेडियस r बराबर 1 मीटर ले ली, r बराबर 1 मीटर ऐसा कुछ ले लिया, तो आप जानते हो कि a बराबर होगा बेटा r अल्फा। अब क्योंकि r की वैल्यू 1 मीटर है तो मैथमेटिकली नंबर्स के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड्स में a और अल्फा बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने वो काम कर लिया। फिर इसको देखें अगर तो आपको दिखाई देगा कि सर 10g का एक कंपोनेंट तो नीचे आ रहा, मैंने फ्रिक्शन तो कहीं लिया नहीं है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 10g sin 53 बेटा यहाँ आ रहा है। और फिर अगर हम यहाँ देखें बेटा तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 5g sin 37। ये रहा। हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चा के T1 है और यहाँ मान लेते हैं बच्चा T2 है। तो आप इसमें फोर्स इक्वेशंस अप्लाई करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सिंपल सरल फोर्स इक्वेशंस से आपसे बन जाएंगे आसानी से। सबसे पहले इसकी देखते हैं। तो हमारे लिए 10g sin 53 माइनस टेंशन 2 इक्वल टू 10a लगाना चाहिए। सेकंड इक्वेशन बेटा हम लोग इस ब्लॉक की लगाते हैं, वहां पर टेंशन 1 जीत रही है तो हम लिखते हैं टेंशन 1 माइनस 5g sin 53 इक्वल टू 5 टाइम्स a, ये लगा दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो भाई साहब ये गोल गोल घूमेंगे तो यहाँ पे तो टॉर्क की इक्वेशन लगेगी सर, टॉर्क की इक्वेशन लगेगी, टॉर्क लगा दो। तो पुली के लिए लगाओगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और टॉर्क लिखोगे F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अभी मैं लिख रहा हूं, गौर से समझना।
ये फ्रिक्शन कितना आएगा पुली पे समझना, इस तरफ आ रहा है T2 और इधर आ रहा है बेटा T1। तो आप जानते हो कि जो फ्रिक्शन पुली में डेवलप हो रहा है वो बड़ी टेंशन माइनस छोटी टेंशन के बराबर है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये वाली डेरिवेशन करके रखी है। तो F इक्वल टू T2 माइनस T1। यस, तो फ्रिक्शन की जगह क्या लिख रहे होगे बेटा, लिख रहे होगे T2 माइनस T1 इक्वल टू इनटू R इक्वल टू I अल्फा। चलो इस इक्वेशन को आप लिख लेते हैं ठीक से, T2 माइनस T1 और R की वैल्यू 1 है वो मैं छोड़ देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, खत्म कर देते हैं। I की वैल्यू 6 है, अल्फा की वैल्यू मैथमेटिकली मैंने निकाल रखी है, R की वैल्यू 1 देकर के वो A के बराबर है। तो यू हैव गॉट 3 इक्वेशंस। पहली कौन सी बेटा, गौर से देखना, पहली इक्वेशन T2 माइनस T1 इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन T1 माइनस 5G sin 37 था यार, 5G के साथ 53 लिख दिया। तो अब अगर तुम इस 37 को 53 को निपटा दो, तो स्टॉप कर देना, स्टॉप करें नहीं ठीक है। साइन 37 थोड़ा सा कलर इन्वर्ट हो गया है पर प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है सारा कुछ साफ है और डायनामिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। तो ये रहा ऐसा। अब 3 इक्वेशंस आपके पास हैं, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है और एक बेटा ये है। इन 3 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल है, T1, T2 और A। अब यहाँ से टीचर का पढ़ाने का और समझाने का काम खत्म हो जाता है। यहाँ से स्टोरी चालू होती है आपके अपनी पढ़ाई की, कि अगर आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना आता है तो साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो एलिमिनेशन सॉल्व कर लें, व्हाटएवर यू मे लाइक। आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करें जिसमें डबल टिक लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे सीन हो चुका है मैसेज और आपको दिखाई दे रहा है कि बात बन जाएगी। इस तरह से जब भी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो इस पुली में और कह दे प्योर रोल हो रहा है, तो आप नॉर्मल कंडीशंस के सारे प्रॉब्लम लगाइए, बस पुली के लिए टॉर्क की इक्वेशन लगाइए। हर बार मेंशन करिए कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होगा और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, रेडियस से साथ मल्टीप्लाई होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू घूम फिर के हर बार क्या बनने वाली है, T2 माइनस T1। वो मैंने आपको पिछले में डेरिवेशन करके दिखाया। ये फॉर्मूला अगर आप वैलिड रखेंगे हमेशा अपने दिमाग में तो बात बनती रहेगी। दोबारा से डार्क ग्रीन पे आ जाते हैं, एक नया सवाल आपको करके बताते हैं, ठीक। देखो भाई, ये रही अपनी एक रिजिड सपोर्ट, यहाँ से ऐसे कुछ रहा पुली का डंडा, इसके बाद पुली भी लगानी होगी तो हमने यहाँ पर लगा दी एक बहुत भयंकर विनाशकारी पुली। ये पुली लगी भाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पुली से सटा हुआ कोई एक ब्लॉक है, इस पुली से सटा हुआ कोई ब्लॉक है और 3 ही इक्वेशन आपको चाहिए होंगी, तो 4 आप बनाएंगे इक्वेशंस और एक इक्वेशन में टॉर्क इक्वेशन खत्म करके उसे ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कुल मिला के ये बात। अगर इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको दे दिया 5 किलोग्राम्स इनटू मीटर स्क्वायर, ये दे दिया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दिया बेटा आपको 4 किलोग्राम्स और ये दिया आपको 5 किलोग्राम्स। तो बताइए कि कौन मूव करेगा कौन नहीं करेगा, कहां जाएगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जरूरत कई बार पड़ती है इस रेडियस ऑफ पुली की, तो रेडियस ऑफ पुली को मैं सिंपलीफिकेशन के लिए 1 मीटर ले रहा हूं। फ्रिक्शन अवेलेबल है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मासलेस नहीं है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। देखना बच्चों, यहाँ नीचे क्या काम कर रहा है और यहाँ नीचे क्या काम कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ काम कर रहा है बेटा 5G, यहाँ काम कर रहा है बेटा 4G, ये थोड़ा आगे है उससे, और यहाँ लगेगी बेटा टेंशन 1 और यहाँ लगेगी बेटा आपकी टेंशन 2। लॉजिकली 4G जो है वो पुराना वर्जन है, 5G नया वर्जन है, 4G हल्का है, 5G भारी है, तो 5G नीचे आने वाला है। तो हम इसको कहेंगे किसी a एक्सेलरेशन से नीचे और a एक्सेलरेशन से ऊपर। सर एक्सेलरेशन बराबर क्यों मान रहे हो? मानने का सिंपल लॉजिक है, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, वो एक्सटेंसिबल नहीं है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बदलेगा नहीं, कंस्ट्रेंट मोशन है, साथ चलेंगे, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सेलरेशन। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई, अच्छी बताते हैं भाई आपको। अब 2 इक्वेशंस आप तुरंत फोर्स इक्वेशंस लिख लीजिए। तो बच्चा क्या लिखेंगे आप, 5G माइनस T2 इक्वल टू 5A। ये इक्वेशन आप वहां से लिख लीजिए, तो आप लिखेंगे बेटा T1 माइनस 4G इक्वल टू 4A। यदि ये बात समझ नहीं आती तो ऐसा समझे कि ये 5G वाली फोर्स बड़ी है और ये T2 फोर्स छोटी है, तभी तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो 5G बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है
तो T1 बड़ी है और 4G फोर्स छोटी है, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma, और m उसी का लेना है जिस ब्लॉक की बात करनी है। ये तो हो गई आपकी ट्रांसलेशनल मोशन फोर्स इक्वेशन। अब टॉर्क इक्वेशन की बातें आएंगी। टॉर्क इक्वेशन में क्या होगा कि आप लिखेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और ये चर्चा सिर्फ पुली के लिए है, ध्यान रखिएगा। प्योर रोटेशन के अंदर कौन है? पुली, तो आपने पुली के लिए बात करी। फ्रिक्शन इनटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा, रेडियस की वैल्यू मैंने 1 दे रखी है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू आई अल्फा। हाड़ में जाए सब, अगर मैं पुली और स्ट्रिंग का सिस्टम बना लूं तो फिर पुराने वाले डेरिवेशन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू पक्का पक्का बड़ी वाली टेंशन माइनस छोटी वाली टेंशन रिजल्ट होगी। आई की वैल्यू मैंने 5 दे रखी है, अल्फा मुझे पता नहीं। और फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से आ रहा है और ये भाई साहब अल्फा से घूम रहे हैं, तो जस्ट सटा हुआ पॉइंट जो स्ट्रिंग के साथ पुली का है वो भी नीचे a ही एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, तो a की वैल्यू बच्चा r अल्फा के बराबर होगी, क्योंकि r 1 दे रखा है तो a की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी। तो आपने a की वैल्यू को अल्फा के बराबर कर लिया। तो आप यहां से तीसरी इक्वेशन बनाइए बेटा, t2 - t1 बराबर 5a, और जब आप ये इक्वेशन बना लेंगे तो आप पाएंगे कि t2 - t1 बराबर 5 है। तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, एक तो ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तीन ही बातें आपके पास हैं, एक t1 एक t2 और एक ये। तीनों चीजें आपके आसानी से निकल आएंगी और काम आपका हो जाएगा। ये बहुत सरल सवाल है, आसानी से हो जाएगा। तीन को सॉल्व करिए। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन हमेशा बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप इनको सॉल्व करके आंसर निकालिए और देखिए कि आंसर आखिर आया क्या। ठीक, अच्छी बात, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो क्या बनाते हैं आपके लिए। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल लाइन, और यहां पर लगी हुई है एक सुंदर सी पुली। इस तरह से आपने पुली लगा दी। अब इसमें एक ब्लॉक रख दीजिए यहाँ पे बेटा, और यहां पर भी एक ब्लॉक लटका दीजिए प्यार से। इन पुलिस से ब्लॉक को बांधिए, इन पुलिस से ब्लॉक को बांधिए। यहां देखेंगे तो इसे 10 किलोग्राम बोल दीजिए, और यहां देखेंगे तो इसे 20 किलोग्राम बोल दीजिए। और फिर ये कह दीजिए कि यहां पर सर फ्रिक्शन भी अवेलेबल है। अभी तक तो फ्रिक्शन हमने रखा नहीं, अब फ्रिक्शन भी रखना है। म्यू की वैल्यू बेटा 0.2 रख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पुली का है उसे 5 किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर रख लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, मतलब फ्रिक्शन है। और यहाँ पर इधर की टेंशन उधर की टेंशन अलग हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन होने की वजह से पुली में क्लैंपिंग हो गई है, रस्सी को जकड़ लिया गया है और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो सबको पता है कि ये जो पुली है ये 20 किलोग्राम की वो डाउनवर्ड आएगी, और जो 10 किलोग्राम का ब्लॉक है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि जो आपकी पुली है बेटा वो क्लॉकवाइज सेंस में किसी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी। फ्री फॉल टाइप की चीजें तो लॉजिकली एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और डेटा गिवन जरूरी है कि दिया ही हो, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस पुली। रेडियस को अभी तक हम जानबूझकर 1 मीटर ले रहे थे, सिंपलीफिकेशन के लिए 1 मीटर ले लो, कोई बुराई नहीं। चलो देखो फोर्स इक्वेशंस वगैरह बनाने की कोशिश करो। देखो बेटा फोर्स इक्वेशन बनाओ। हमारे ब्लॉक का 20G नीचे काम करेगा, ऊपर आप इसमें T2 मान लीजिए। आप यहां पर देखें तो नीचे की तरफ काम करेगा बेटा 10G। अच्छा 10G नीचे काम कर रहा है तो उसका नॉर्मल ऊपर काम करेगा, एंड इफ यू सी द नॉर्मल, तो नॉर्मल ऐसे रहा, और नॉर्मल की अपनी खुद की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो 10G के बराबर आएगी। और क्योंकि अब ये जो हमारा ब्लॉक है ये इसे ड्रैग करके नीचे ला रहा है, पुली घूम रही है, ब्लॉक आगे आ रहा है, इसे अपोज करने का काम फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस पीछे की तरफ लगेगा, यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन, और वो अपनी स्टैटिक तक आ चुका है क्योंकि स्लाइडिंग तो हो ही रही है। क्लियर है मेरी बात? जरा चेक कर लेते हैं कि Fs max कितना है। तो बेटा आप Fs max को चेक करो। Fs max की वैल्यू होती है म्यू n, म्यू की वैल्यू 0.2 मैंने दे रखी है, और n की वैल्यू आपने 10G लगा रखी है, G की वैल्यू 10 ही पकड़ लीजिए, तो आपको 100 × 2 बेसिकली 20 न्यूटन्स नजर आने वाला है। ये रहा आपका Fs max 20। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान दें, इधर की तरफ आप टेंशन T1 माने। अब दो इक्वेशंस हम ब्लॉक के लिए बनाएंगे और एक इक्वेशन पुली के लिए बनाएंगे। वन ऑफ द डिफिकल्ट मोस्ट प्रॉब्लम्स है जो आपके स्कूल में पूछी जा सकती हैं। इससे टफ प्रॉब्लम बोर्ड लेवल पे नहीं बनती। तो चलो इधर देखो क्या लिखेंगे, 20G minus T2 equal to 20A। ये बिल्कुल वो पुरानी फोर्स इक्वेशन है जो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया करते थे। तो पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को गौर से देखो,
तो राइट में ड्रैग होके आ रहा है, अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है तो कंस्ट्रेंट मोशन के अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन भी a ही होना चाहिए, और लॉजिकल बात है क्योंकि दोनों की रस्सी बंधी हुई है और एक्सटेंसिबल नहीं है। तो देखो T1 जीत रहा है और पीछे फ्रिक्शन हार रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू तुम 20 निकाल चुके हैं तो चुपचाप से 20 डाल दो, ड्रामेबाजी खत्म। और मास कितना है 10, एक्सेलरेशन उसका भी a। सेकंड इक्वेशन मिल गई। T1 T2 a, तीन ही बातें, चौथी इक्वेशन बस रही। तो एक काम करो कि पुली को पकड़ ले जाओ। पुली को जब पकड़ोगे तो पुली बेटा इस प्रकार से घूमेगी किसी अल्फा से। यहां पर लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का फॉर्मेट मैं जो बोल रहा हूं ऐसे लिखना है आपको पेपर में। टॉर्क की वैल्यू आएगी फ्रिक्शन इनटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा। अब अल्फा की जगह जब आप देखोगे तो लिखोगे a अपॉन r। अब r को देखो तो मैंने सवाल में 1 मीटर दे रखा है, तो लॉजिकली a की वैल्यू अल्फा के बराबर आ गई, तो अल्फा की जगह a रिप्लेस कर सकते हो। तो फ्रिक्शन इनटू 1 इक्वल टू आई की वैल्यू मैंने 5 दी है और अल्फा की जगह लिखा a। हम डेरिवेशन कर चुके हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी टेंशन माइनस छोटी टेंशन के बराबर है, तो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज T2 माइनस T1 इक्वल टू 5 टाइम्स a। ये बना आपका थर्ड इक्वेशन। मैंने रेडियस को 1 मीटर लिया, अगर रेडियस को 1 मीटर ना लेते तो उसकी रेडियस का फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन काम तो हो गया। तीन वेरिएबल्स हैं T1 T2 a, T1 T2 a, और तीन इक्वेशंस अपने पास सुंदर सी बनी रखी हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो कुछ खास नहीं करना, पहले एक ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन लिखना, फिर दूसरे ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन लिखना, उसके बाद टॉर्क इक्वेशन लिखना पुली के लिए। पुली की टॉर्क इक्वेशन में बेटा फ्रिक्शन आएगा, इस फ्रिक्शन की जगह पर आपको लिखना है बड़ी वाली टेंशन माइनस छोटी वाली टेंशन। अगर आप बड़ी वाली टेंशन माइनस छोटी वाली टेंशन को रिप्लेस कर पाते हो पुली में, तो आप मान लो आपके पास सुंदर तीन इक्वेशंस आएंगी और उससे सारे सवाल बन जाएंगे रोटेशन के। These three problems जो हमने अभी करी, these are the one of the most difficult problems जो स्कूल में कभी पूछी जा सकती हैं, इवन कराई भी नहीं जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से रोटेशन के डिफिकल्ट मोस्ट प्रॉब्लम्स की कहानी खत्म होती है। एक टॉपिक बचता है, वो है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बोर्ड में नहीं है, कराया नहीं जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको एक लेक्चर में सारी बातें कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन की बताऊंगा। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस हो चुके हैं और टॉपिक्स भी मैंने करा दिए हैं। रोटेशन का लगभग सब कवर हो गया है, बस वो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को छोड़कर, तो वो अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल हमें फॉलो करते रहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। ये काम करेंगे तो आपको पूरे साल का फ्री कोर्स मिलेगा, वो भी आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। बहुत ओरिएंटेड कोर्स है कि आपको कंपटीशन की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, आपका स्कूल एग्जाम अच्छा हो और जो कंटेंट आपको आपका बोर्ड प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आप पहले मुट्ठी में ले लें, कब्जे में ले लें, उसके बाद कहीं आगे बढ़ें। फिलहाल मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आपको पढ़ा रहा हूँ आरटी अकेडमी पे। मिलेंगे अगले लेक्चर में कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के साथ। टिल देन थैंक यू।